यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, हाँ, सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और इस वजह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता है। लेकिन शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप क्लासेस भी लीजिए, उसके बाद अपार आईडी बनाइए और बच्चे आधार कार्ड नहीं ला रहे हैं, उनका नहीं बना हुआ है, तो शिक्षकों का वेतन रोक दिया जा रहा है। ये तो प्रताड़ित करना हुआ। शिक्षकों का वेतन इसके लिए बिल्कुल रोका जा बिल्कुल। रहा है। अब आप एक ऐसा ऐप बना के लिए आए हैं जो कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ से प्रॉब्लम होता है, अटेंडेंस उठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो प्रॉब्लम ऐप से है, प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस लेना चाहती है। अब आप सोचिए, अगर एक महीने में 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है तो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कब होगा? कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। बिल्कुल, अब तो चुनाव का चुनाव का मुझे लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। पहले बीपीएससी अभ्यर्थी, उसके बाद प्रशांत किशोर और अब तो शिक्षक भी सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि शिक्षक अब शिक्षा विभाग पर भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद जी अमित, आपने देखा होगा कि शिक्षक जो है वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और सत्याग्रह की भी बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया है? देखिए, सरकार का जो रुख पिछले 2 साल से स्पेशली रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि शिक्षक अपने विद्यालयों में पढ़ाएं। शिक्षकों की जो कई सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनका समाधान जिला स्तर पे हो सकता है, प्रखंड स्तर पे हो सकता है, या सरकार अब सचिवालय स्तर पे भी 1-2 बार अगर बात कर ले शिक्षकों के निर्णय से, तो आसानी से दूर हो जाएगा। लेकिन उन पर बात करने के बजाय सरकार इस तरीके का माहौल बनाती है कि शिक्षक ही हर चीज़ के लिए दोषी हैं, शिक्षकों में ही सारी समस्याएं हैं और शिक्षकों के शिक्षकों को दंडित करके ही हर तरह का सुधार हो सकता है। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षकों के साथ प्यूनिटिव नहीं, कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए। शिक्षकों के सहयोग से ही व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, आपने अभी यूडाइस का रिपोर्ट देखा होगा, बिहार में ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे नेशनल एवरेज 80 का है, वहाँ पे बिहार में वो घट करके 25 से 30 के बीच में आ जाता है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा ये रहा है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, उनका आउटकम जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। सिर्फ शिक्षक परेशान हो रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। शिक्षा कोर्स आप ले आ रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस ले आ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर के बीच में आ गया था कि हम सबका तबादला भी कर देंगे, फिर उस पर रोक लगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है शिक्षा का, कि व्यवस्था सुधरे, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उसमें तो कोई सकारात्मक सुधार नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का भी जो रिपोर्ट था, उसमें भी बिहार शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर था। यूडाइस की रिपोर्ट में भी ड्रॉप आउट रेट्स बिहार में सबसे ज़्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ और लड़के भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर की पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं। 83% तक ड्रॉप आउट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बजाय ऐसे ऐसे कदम उठाती है जिससे सिर्फ शिक्षकों को परेशान किया जाए, उनकी हाजिरी को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के उनको तंग किया जाता है। तो इस वजह से जो शिक्षकों में आक्रोश है, उन्हें जानबूझ करके अपमानित किया जा रहा है और उनका जो मूलभूत कार्य है कि बच्चों को बढ़िया से स्कूल में पढ़ाएं, उसमें उनको बाधा उत्पन्न। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। हाँ, सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और इस वजह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता है। तो जो व्यक्ति किसी मूल कर्तव्य के लिए बहाल हुआ है कि मैं पढ़ाने के लिए अगर विद्यालय में बहाल हुआ तो मैं पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाने के बजाय उसे तरह तरह के, अभी देखिए एक अपार आईडी बन रहा है। अब अपार आईडी बनवाना शिक्षकों का काम नहीं है, इसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर से काम लेना चाहिए था। लेकिन शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप क्लासेस भी लीजिए, उसके बाद अपार आईडी बनाइए और बच्चे आधार कार्ड नहीं ला रहे हैं, उनका नहीं बना हुआ है, तो शिक्षकों का वेतन रोक दिया जा रहा है। ये तो प्रताड़ित करना हुआ। शिक्षकों का वेतन बिल्कुल अपार आईडी नहीं बन रही है, या जहाँ पे बनने की गति धीमी है वहाँ पर शिक्षकों का वेतन रोक दिया जा रहा है। वेतन कटौती हो रही है। मधेपुरा जिले में मैंने देखा 7 दिनों का वेतन कटौती का आदेश निकल गया। कितने शिक्षकों का वेतन रोका? ये एक प्रखंड विशेष की बात है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे आदेश हर प्रखंड से निकल रहे हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य है ना कि भाई आप परेशान कर रहे हैं, जानबूझ करके उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ताकि वो डिस्टर्ब रहे। अब आप किसी का वेतन रोक दीजिए, वेतन काट लिए तो परेशान रहेंगे, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपार आईडी बनवाने में लग जाएंगे। फिर जब पढ़ाई नहीं होगी बच्चों की, फिर आप कहेंगे कि बच्चे को आप पढ़ाते नहीं है। अच्छा अमित, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ई शिक्षा कोश पोर्टल को भी लेकर के शिक्षक काफी परेशान है। क्या परेशानी आ रही है शिक्षकों को? देखिए,
ई शिक्षा कोर्स ऐप पे जो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है वो बहुत ही सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखें तो बहुत ही अपग्रेडेड या बहुत ही सुदृढ़ टेक्नोलॉजी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है लोकेशन को लेकर। लोकेशन को लेकर के अभी मैं एक रिसेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी हम लोग गए थे भीम बांध, खड़गपुर में बहुत फेमस जगह भीम बांध, और वहाँ भीम बांध पर मध्य विद्यालय भीम बांध में गया, और वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे आज के समय में भी किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। कोई नेटवर्क कोई नेटवर्क आता नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। ये पता कर लीजिए, भीम बांध एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे किसी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। और उसी जगह पे मध्य विद्यालय भीम बांध है, अब वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। तो वहाँ पे ये लोगों को अटेंडेंस बनाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या फिर वहाँ पे जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब नेटवर्क कुछ कैच करता है। और ये समस्या कई जगहों पर है कि नेटवर्क नहीं आता है, लोकेशन ट्रेसेबल सही से नहीं होता है। आप स्कूल के अंदर रहेंगे तो 500 मीटर दूर दिखा देगा, तो इसमें परेशानी होती है। कई कई दिन पूरे सभी शिक्षकों का अटेंडेंस गायब हो जाता है, किसी का एडवांस लीव चढ़ जाता है। महिलाओं के लिए जो स्पेशल लीव है उसको सीएल दिखा दिया जाता है, मातृत्व अवकाश लेती है तो वो स्वीकृत उस पर नहीं हो पाता है। तो इस सब समस्याओं की वजह से जो शिक्षकों का काम बहुत आसानी से हो जाता था, पेपर वर्क से जो उनकी छुट्टियां मिलती थी, जो उनका अटेंडेंस बनता था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है और इससे शिक्षक बहुत परेशान है। तो ई शिक्षा, अच्छा, क्या लगता है आपको, सरकार ई शिक्षा कोश पोर्टल पर रोक लगाएगी? देखिए क्योंकि ये परेशानी कोई आज की नहीं है। नहीं, ये तो साल मतलब तो 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए परेशानी को लेकर के। देखिए, रोक लगाना या ना लगाना ये अलग बात है। बात ये है कि अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है, देखिए ऑनलाइन अटेंडेंस से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अटेंडेंस लेकर सरकार ये तर्क देती है कि भाई हम समय पर शिक्षक आए, उसने हमने व्यवस्था लाई, आप लाइए, बहुत अच्छी बात है, व्यवस्था होनी चाहिए, समय पर सभी शिक्षक आए। लेकिन आपने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था को तो आप दुरुस्त कीजिए। आप ऐसा ऐप क्यों नहीं बनवाते हैं जो सही से काम करे? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, HCL है, TCS है, या और भी सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उनसे सॉफ्टवेयर बनाइए। फेसबुक है, जोमेटो है, रैपिडो है, उबर है, सबका लोकेशन इतना शानदार काम करता है। आप लोकेशन ट्रेसिंग सिस्टम वैसा कुछ लाइए ना जो एक्यूरेट लोकेशन ले, ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाए और सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से हो। आप एक ऐसा ऐप बना के ले आए हैं जो कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, अटेंडेंस उड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो प्रॉब्लम ऐप से है, प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस लेना चाहती है, ले ऑनलाइन अटेंडेंस ले। तो क्या लगता है सरकार रोक लगाएगी इस पर? सरकार सुधार लाए। हम लोग देखिए रोक लाएगी या तो फिर कोई दूसरा ऐप ले आएगी, ये ऐप बंद करके दूसरा ऐप ले आएगी, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। हमारा कहना ये है कि आप कुछ भी ऐप लाइए, कोई भी प्रोसेस सिस्टम लाइए, उस सिस्टम को जांच करके उसको सही कीजिए, सिंपल बनाइए। अच्छा, लेकिन एक बात तो आप मानिएगा ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मुद्दा है, अब वो मुद्दा पूरी तरह से सुलझ गया है, यानी कि अब शिक्षक तो खुश होंगे। देखिए, ट्रांसफर का भी मुद्दा फिर से उसी तरीके से कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, फिर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए अभी क्या किया गया कि करीब 1,90,000 शिक्षकों ने अप्लाई किया। अब होना ये चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए था, जिला स्तर पर, लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या किया कि 16 सदस्यीय कमेटी बना दी और कहा गया सभी आवेदनों की जांच प्रदेश स्तर पे होगी। उसका नतीजा ये पिछले 1 महीने में मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हो सका है। अब आप सोचिए, अगर 1 महीने में 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है तो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कब होगा? कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब तो चुनाव का मुझे लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा, तो इस गति से तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इनको जो चीजें बहुत आसानी से जिला स्तर पर हो सकती थी या प्रखंड स्तर पर वेरिफिकेशन हो सकता था, जांचना ही ना था आवेदन जांचने के लिए जिला स्तर प्रखंड स्तर पर बहुत सारे कर्मचारी हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्रदेश स्तर के जो इनके अंडर सेक्रेटरी हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको लगा दिया और उनके पास ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो अब कह दिया कि आप किसी अन्य से भी नहीं पढ़ा सकते, स्वयं पढ़ेंगे आवेदन। अब बताइए कैसे एक व्यक्ति एक दिन में कितना आवेदन पढ़ेगा? तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसफर अटका हुआ है, शिक्षक परेशान है। आज देखिए ट्विटर पे कैंपेन भी इसको लेकर के 5 बजे से है। तो इस तरह से शिक्षक अपनी परेशानी हर जगह व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं। क्या अब भी आप यही कहिएगा कि पुरुष शिक्षकों की अनदेखी हुई है? तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे याद है। आपको याद है कि जब ये बन रहा था उस वक्त ही मुझे जो सूचनाएं मिली थी, ये जो सिस्टम बन रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उसमें महिलाओं के लिए प्रेफरेंशियल स्टेटस है और पुरुष शिक्षकों के लिए एक कहिए कि ना के बराबर कोई व्यवस्था है, यहाँ पर उनका होना भी बहुत मुश्किल है जो व्यवस्था है। तो सरकार इतना कॉम्प्लिकेट जो चीजों को कर रही है, इतना जो विभेद कर रही है पुरुष में शिक्षक में, इस तरह से चीजों को ला रही है, जिससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए परिवार के नजदीक सिर्फ यानी कि अब भी परेशान तो पूरी तरह से, खास करके जो नए बहाल हुए शिक्षक, देखिए जो पुराने शिक्षक थे वो नहीं चाहते थे ट्रांसफर हो, तो उस पर हमने आवाज उठाई बहुत मजबूती से और वो रुक गया, तो सब लोग खुश हैं।
लेकिन अब क्या है कि जो नए शिक्षक हैं जिनको बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में आए हैं, उनको दूर दराज क्षेत्रों में पोस्टिंग मिल गई है, घर परिवार से कोसों दूर है, तो वो चाहते थे कि सिंपल ट्रांसफर प्रोसेस आए, म्यूचुअल ट्रांसफर से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता, या मान लीजिए ऐच्छिक जिला का ऑप्शन लेकर के कहीं जिले में पोस्टिंग करते, तो वो सब नहीं करके आवेदन का वेरिफिकेशन का जो उसमें क्लॉज लगा दिया गया है, वो एक इतना लंबा प्रोसीजर है। यानी कि ये खतरनाक क्लॉज है। ये बहुत खतरनाक क्लॉज का ये जो प्रोसेस बनाया गया, ये प्रोसेस बहुत ही जटिल है और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इससे जो समस्या है उसका समाधान ही नहीं निकलना। तो मैं अच्छा, आप कह रहे थे कि प्रधान शिक्षकों का भी मुद्दा हाँ, देखिए वही फिर से यहाँ पे भी आता है, हाँ। प्रधान शिक्षकों की जो पोस्टिंग हो रही है उसमें भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रेफरेंशियल प्रखंड या फिर पंचायत, जैसे कि पंचायत दिया गया अभी ट्रांसफर पोस्टिंग में अपना चॉइस 10 पंचायत ले लीजिए, वैसा ही ऑप्शन प्रधान शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। तो अभी तक विभाग की ओर से उसमें हाँ या ना का कुछ जवाब आया नहीं, अभी तक सिर्फ जिला का ऑप्शन लिया गया है कि आप किस जिले में जाना चाहते हैं, 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया है। कुछ खबरें मिल रही है कि हो सकता है उनका रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग हो जाए, जैसे अन्य बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है, टीआरई 3 में वैसे होने की तैयारी है, जो के पाठक ने शुरू किया था। रैंडमाइजेशन होते फिर शिक्षकों को दिक्कत हो जाएगी, घर से बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो बनाया जाता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाया जाता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सरल बनाने से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। इसको विभागीय पदाधिकारी, और बड़े अफसोस की बात है कि जो अभी हमारे एसीएस महोदय हैं, यानी कि हाँ एस सिद्धार्थ जी हैं, वो इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। बोलते तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं कि हम शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो करते हैं उसको ठीक उलट होता है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। शिक्षकों ने उन पर बहुत विश्वास किया, बहुत धैर्य से इंतजार भी किया, लेकिन अब शिक्षकों का भी धैर्य जवाब दे रहा है। खास करके जो नए बहाल शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, और हमारे बैच में भी जो टीटी से भी बहाल हुए थे 2012 से 14-15 के बीच में, उनको ट्रांसफर की बहुत जरूरत है और बहुत सालों से परेशान है, घर परिवार से दूर है, महिलाएं, उनके छोटे बच्चे हैं, परिवार है, मतलब ऐसे पुरुष हैं जिनके माता पिता बीमार हैं, उनको परिवार के साथ रहने की जरूरत है, वो नहीं रह पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, और ऐसे में कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो और प्रोसेस की बात भी जो कही गई ना, इतना जटिल उसको बना दिया कि किसी को लाभ ही नहीं मिल पाएगा। तो इन सब वजहों से शिक्षकों में नाराजगी है और ये नाराजगी धीरे धीरे फिर से उभर रही है। कुछ दिन तो शिक्षकों ने धैर्य रखा कि हाँ ठीक है, ट्रांसफर होगा, प्रोसेस बनेगा, ये, लेकिन ये होते होते बहुत लंबा खिंचा रहा है और इससे शिक्षकों में असंतोष उभर रहा है। चलिए, असंतोष उभर रहा है, लेकिन मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपने देखा होगा कि पटना के गर्दनी बाग में अमित एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थी आकर बैठ गए हैं और खूब हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अब क्या हो गया है? देखिए, ये उनका जो है वो तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए टीआरई 1 से ही बात उठती रहती है। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी गया था कुछ लोगों का, लेकिन फिर टीआरई 2 में नहीं दिया गया, टीआरई 3 में भी नहीं दिया जा रहा है। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट में एक ही कैंडिडेट का जो अलग अलग, मतलब किसी का 1 to 5 में भी है, फिर 6 to 8 में भी है, कुछ लोग हैं जो 6 to 8 में भी है, हाई स्कूल में भी है, ये मल्टीपल रिजल्ट को फिल्टर आउट करके उनसे एक ज्वाइनिंग का ऑप्शन ले लिया जाए, वो कहाँ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो सीटें बच रही हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कर दे। और ये बहुत डुएबल काम है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, अन्य परीक्षाओं में ऐसा होता भी है, तो यहाँ भी किया जा सकता है। लेकिन इस पर भी शिक्षा विभाग, मतलब बीपीएससी ने तो क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा विभाग हमसे मांगे तो हम देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में फिर वही हमारे एसीएस सर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की भी नहीं सुन रहे हैं, शिक्षकों का तो नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही आसानी से सुलझने वाला मैटर है, जिसको वो सुन नहीं रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे इस मुद्दे पर, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लगता है शिक्षा विभाग रिक्तियां भेजेगा? भेजना चाहिए, जरूर भेजना चाहिए, लेकिन जिस तरह से रवैया रहा है सरकार का और शिक्षा विभाग का, आपने बीपीएससी वाले प्रोटेस्ट में भी देखा, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए छात्रों में, अभ्यर्थियों में आक्रोश है, और उनका आक्रोश वाजिब है, जायज है कि जब सीटें खाली रहेंगी तो उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में दिक्कत क्या है। कोई संवैधानिक संकट तो है नहीं कि आप नहीं दे सकते हैं। टीआरई 1 में आपने दिया है, टीआरई 2 में नहीं दिया, तो टीआरई 3 में भी दीजिए, 2 में भी दे दीजिए तो और भी अच्छी बात हो जाए। हालांकि 2 में कह रहे हैं कि हमने उस रिक्ति को जोड़ दिया 3 में, तो 3 में तो कम से कम दे दीजिए, तो ये देने में कोई दिक्कत नहीं। टीआरई 4.0 भी आ रहा है, देखिए फिर से रिक्तियां वहां पर जुड़ जाएंगी। 4.0 में आएगा, फिर 5.0 आएगा। आप जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया में तो हमेशा कुछ ना कुछ रिक्त सीट बचा रह जाएगा। ये तो आप हर साल बस वो चुनावी जुमला बनाते हैं, हम इतनी बहाली। अभी क्या हुआ, जितनी सीटों पर इन्होंने वैकेंसी निकाला था उससे करीब 20-25 हजार कम रिजल्ट दिया। क्यों? क्योंकि वो एक खास कैटेगरी की सीट्स हैं, SC ST कैटेगरी की सीट्स हैं, वहाँ खाली रह जा रहा है।
अन्य सीट्स पर मल्टीपल रिजल्ट्स हो जा रहे हैं, तो फिर वो खाली हो जाता अच्छा है। ये बताइए अमित, आप तो शिक्षक नेता हैं ही, साथ ही आप जन सुराज से भी जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपके नेता यानी कि प्रशांत किशोर इन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल अभी तो वो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, अलग-अलग मुद्दे जो हैं, आप देखेंगी वहाँ पर तो शिक्षा को लेकर के, महिलाओं के हक को लेकर के, जीविका और आंगनवाड़ी दीदियों, कल मैं शाम में था वहाँ पर, आंगनवाड़ी की बहुत सारी महिलाएँ, सहायिकाएँ आई हुई थी, वो लोग भी रेगुलराइजेशन की बात कर रही थी। तो अलग-अलग जो वर्कफोर्स हैं, अलग-अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, वो आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जल्द ही मुझे लगता है उस पर सबकी आवाज हाँ, बनेंगे उस पर प्रशांत। रणनीति तैयार किया जा रहा है। रणनीति तैयार होगी ताकि सभी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं और सब मुद्दों का अमेलगमेट करके सब पर अपनी तरह से रणनीति बना करके काम होगा और मुझे उम्मीद है कि जल्द होगा, इस पर रणनीति बन रही है। जी। जल्द होगा, रणनीति बनना शुरू हो गई है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।